हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है एग्ज़ाम के लिए। एंड प्लीज़ स्टे एट होम एवरीबडी, ठीक है। कोई भी घर के बाहर मत जाना, सारी पढ़ाई घर से ही करना। आप मेरे वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छी अपनी स्टडीज़ में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। हिट द बेल आइकन so that you can get all the notifications of my latest वीडियोस, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडीज़। अभी हमने लास्ट केस स्टडीज़ डिस्कस की थी बिजनेस एनवायरनमेंट में। बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा थर्ड चैप्टर है, उसकी केस स्टडीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, जहाँ पर हमने केस स्टडीज़ डिस्कस की थी अबाउट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज के वीडियो में हम जो केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हम सभी जानते हैं कि 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराया गया था बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। बाय द गवर्नमेंट हमको 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो वही है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें बेसिकली 3 कंसेप्ट्स हैं। वो कौन से 3 कंसेप्ट्स है, आइए हम जानते हैं। तो उसमें जो 3 कंसेप्ट्स है वो है एल, ठीक है। उसमें जो 3 कंसेप्ट्स है वो है एलपीजी। क्या है दोस्तों? एलपीजी। एलपीजी मीन्स लोलू, पोलू, गोलू आर फ्रेंड्स, है ना। एलपीजी पॉलिसी आप सभी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने इसको आपको याद रखने के लिए इसको मैंने आपको निमोनिक दिया था, दैट इज़ लोलू, पोलू एंड गोलू आर फ्रेंड्स। तो आइए अब हम शुरू करते हैं केस स्टडीज़ के साथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। And this video is presented to you by Undoubted Business, your doubt clearing station. चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर जाइंट। एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है वर्ल्ड सॉफ्टवेयर। इट हैज़ मैनी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है पूरे दुनिया में। द कंपनी नोज इट हैज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन इट्स पाथ। उसको पता है कि उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। व्हेन इट वॉज लिमिटेड टू इट्स नेटिव कंट्री, ठीक है। जब वो अपने ही डोमेस्टिक कंट्री में थी, अपने इंडिया में थी, अपने कोई दूसरी कंट्री में थी, तब उसको पता था कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है टू ग्रो। विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन 20 ईयर्स, जैसे जैसे समय बढ़ता गया एंड विद इन 20 ईयर्स, 20 सालों में, द इकोनॉमीज़ ऑफ वेरियस कंट्रीज़ हैव इंटीग्रेटेड। बहुत सारी इकोनॉमीज़ जो है कंट्री की वो इंटीग्रेट हो गई, वो एक साथ आ गई। जब भी हम दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्वेश्चंस को, केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हैं, तो इतनी बड़ी कहानी में सिर्फ कोई 3 हीरोज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कहानी वो पूरी आपको सुनाएगा केस स्टडी में, एंड हमें पता है कि ये 3 इम्पॉर्टेंट हीरोज़ जो हैं ये हमें इस कहानी में ढूंढने हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हीरोज़ कौन से हैं दोस्तों? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये इतनी बड़ी कहानी में हमें ऐसे कुछ की टर्म्स मिलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले केस स्टडीज़ को आप अच्छे से रीड कीजिए, एंड जो इम्पॉर्टेंट की टर्म्स आपको लगते हैं कि ये लिबरलाइजेशन से रिलेटेड है,
जो की टर्म्स आपको लगते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, जो की टर्म्स आपको लगते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, आप उसको मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है। जब वो अपनी नेटिव कंट्री में थी, अपनी कंट्री में थी, तब उसको पता था कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। 20 साल होने के बाद, ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम, सारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, सारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वो एक साथ आ गई, दे जॉइन टुगेदर, ठीक है। दिस हैज़ कम एज अ ग्रेट एडवांटेज टू द कंपनी। अब ये जो सारी इकोनॉमीज़ एक साथ आई है, उसका एडवांटेज हुआ है इस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कंपनी को। इट हैज़ एक्सपांडेड इन मैनी कंट्रीज़ वेयर इट हैज़ इट्स ब्रांचेस। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसने एक्सपांशन कर लिया है और वहाँ पर उनकी वेरियस ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ डाइल्यूटेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल है इकोनॉमी में, जो अपना कंट्रोल है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी दे दिया है। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन द रोल ऑफ एन इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब जो सबसे पहले किसी नई चीज़ की शुरुआत करता है, उसे हम कहते हैं इनिशिएटर। द कंपनी हैज़ प्लेड। तो इस कंपनी ने क्या करा है, क्यों इतनी ये सक्सेसफुल हुई, क्योंकि उसने एज अ इनिशिएटर काम किया। वो ये फर्स्ट कंपनी थी जब सारी इकोनॉमीज़ का इंटीग्रेशन हुआ, तब उसके बाद ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो थी, ये सबसे पहले मार्केट में एंटर कर गई। तो सबसे पहले ही इनिशिएटेड, द कंपनी इनिशिएटेड टू एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है दोस्तों। क्लियर है आपको केस स्टडीज़, ठीक है। सो आइडेंटिफाई 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स विच टाइप ऑफ एडवांटेज हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द लास्ट लाइन। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में एक एडवांटेज है जो हमें यहाँ पर कंपनी के लिए दिखता है, हमें वो बताना है। और जो दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, हमें ये भी देखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो बताए गए हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम से लेकर के कंट्रीज हैव इंटीग्रेटेड, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज इट इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन इज़ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट से लेके तो अपना प्राइवेट सेक्टर तक। ये वाली जो लाइन्स है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो हमें बताती है कि इस केस स्टडी में कौन से 2 इम्पॉर्टेंट हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द कंसेप्ट्स डिस्कस्ड हियर आर ग्लोबलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक डाइल्यूट किया है, अपना कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, उसे हम कहते हैं दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपना किसी भी इंटरप्राइज से अपना ओनरशिप कम कर लेती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट किसी भी इंटरप्राइज में से अपना ओनरशिप कम कर लेती है, डाइल्यूट कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, तो इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है डिसइन्वेस्टमेंट का एंड ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज़ थी वो सब इंटीग्रेट हो गई, एक साथ आ गई। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कंसेप्ट बताए गए हैं। और जो लास्ट लाइन में जो हमारा एडवांटेज बताया गया है वो है इट इंडिकेट्स हियर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि ये वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कंपनी पहली कंपनी थी जो ग्लोबलाइजेशन के बाद, जो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी के बाद उसने मार्केट में एंटर किया। आई होप आपको ये केस स्टडी क्लियर है दोस्तों। दिस इज़ अ इमेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है।
तो ये आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंसेप्ट्स है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको कौन सा कंसेप्ट है। ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी जब आप सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है उसे आप मार्क कीजिएगा, तो आपके लिए केस स्टडीज सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मैटलैब्स नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द यूएस में ये जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करती रहती है, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके चलने की कोशिश करती है। ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करती है जो कि पूरे दुनिया को कनेक्ट करके चले। इट हैज़ अ लार्ज R&D टीम which invented the first smart watch named W7। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी स्मार्ट वॉच बनाई है जिसका नाम है W7, ठीक है। द वॉच बिसाइड शोइंग द टाइम ऑल्सो मॉनिटर्स फ्यू हेल्थ पैरामीटर्स लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। दोस्तों हम सभी ही आज के डिजिटल एरा में हम लोग स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते रहते हैं। तो वैसे ही इस कंपनी ने भी एक स्मार्ट वॉच बनाई है, इन्वेंट की है, जिसका नाम है W7, ठीक है। वाइल इन सर्च फॉर मार्केट्स अब्रॉड, उसने क्या सोचा कि अब मैं अपने नेटिव कंट्री से छोड़ के अब्रॉड भी अपने लिए मार्केट सर्च करता हूँ। द कंपनी फाउंड दैट इन इंडिया द रिफॉर्म प्रोसेस वॉज अंडर वे। तो कंपनी ने यहाँ पर देखा कि LPG पॉलिसी का रिफॉर्म चल रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मोटिव था इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर लाने का, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो कंपनी है दोस्तों मैटलैब नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने क्या सोचा कि ये जो रिफॉर्म प्रोसेस चल रही है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को इन्होंने जो सिंप्लीफाई कर दिया है एंड इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, इसका मैं एडवांटेज ले लेता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन दोस्तों। यहाँ पे से हमें पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन हियर इन द केस स्टडी। तो आगे बढ़ते हुए, इन इंडिया इट सेट्स अप इट्स ऑफिस इन जामनगर विद अ व्यू टू कैप्चर द मार्केट। तो इन्होंने इंडिया में जामनगर में अपना ऑफिस सेटअप किया ताकि वो पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सके। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी हैज़ इमर्ज एज अ मार्केट लीडर। इंडिया में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए ये लोग मार्केट लीडर बन चुके हैं। कॉम्पिटिशन रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्राइजेस देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज जो पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती थी, टेक्नोलॉजी में डील करती थी, और ये जो नई कंपनी आई इसमें एक कंपटीशन हो गया एंड बिकॉज ऑफ कंपटीशन क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइजेस थे वो रिड्यूस हो गए। और यहाँ पर किसको बेनिफिट हुआ दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिट हुआ कस्टमर्स को। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, इन द अबाउ पैरा टू मेजर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ बीन डिस्कस्ड, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन 3 इम्पैक्ट्स ऑफ दीज कंसेप्ट्स। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से कंसेप्ट्स है जो यहाँ पर बताए गए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है और उसका इम्पैक्ट भी हमें बताना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो केस स्टडीज़ आएंगी उसमें आपको ये तो बताना ही है कि कौन सी
कंसेप्ट है, कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट्स भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इस पे मेरा वीडियो अपलोडेड है मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है, मेरे चैनल पे जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसके इफ़ेक्ट समझाए हैं, इसके इम्पैक्ट समझाए हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखें एंड देन कम टू द केस स्टडीज़, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एनईपी में जो कंसेप्ट्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके साथ साथ आपको उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एंड उसके इम्पैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने केस स्टडी पढ़ी है उससे मुझे ये लगता है दोस्तों कि यहाँ पे एक तो कंपनी जो है वो अब्रॉड जाने की कोशिश कर रही है, कंपनी जो है वो अब्रॉड जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इनके लिए इंडिया में क्या हो रहा है, जो रिफॉर्म हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इनको एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड उनके जो रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो सिंप्लीफाइड हो रहा है, इजी हो रहा है, और जितने भी इनके रिस्ट्रिक्शंस है, टैरिफ एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वो रिमूव हो रहे हैं। सो यहाँ पर हमें जो कंसेप्ट आइडेंटिफाई हो रहा है वो है टू कंसेप्ट्स। दो कंसेप्ट कौन से हैं दोस्तों, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्यों, क्योंकि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे पहले इंडिया में, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर को भी इन्होंने सिंप्लीफाई किया थ्रू लिबरलाइजेशन। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन दोस्तों, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द इकोनॉमी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे हटा देना, उसे रिमूव करना इस लिबरलाइजेशन। और जो मैंने ये केस स्टडी पढ़ी है तो यहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन है क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो चुका है एंड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर बीन रिमूव्ड। And second concept is globalization, because there is integration of economy is known as globalization दोस्तों। And here the company is searching for the markets abroad, means the company is trying to work abroad to integrate his economy with the world economy, that's why it is globalization। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों। देखो कुछ कुछ की टर्म्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं कि कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म है। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस जो रिमूव हुए उससे हमें पता चला कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन है। एंड जो मार्केट्स अब्रॉड एंड सर्च फॉर मार्केट्स अब्रॉड, ये जो लाइन है हमें यहाँ से पता चला कि ग्लोबलाइजेशन है। सो आई होप आपको क्लियर है दोस्तों कंसेप्ट कौन से दो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। तो अब इसके इम्पैक्ट्स पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर केस स्टडी पे। यहाँ पर तो एक बात ये है दोस्तों कि कंपटीशन हुआ है, बिकॉज द कंपनी हैज़ कम टू इंडिया। ये जो मैटलैब कंपनी है ये इंडिया में आ गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपटीशन बढ़ा है, प्राइजेस में रिडक्शन हुआ है एंड कस्टमर को भी यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। तो दीज वर द इम्पैक्ट्स। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, द इम्पैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी आर इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन एंड मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों। कोई भी डाउट है अगर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है द इंटरनेट हैज़ टेकन द होल वर्ल्ड बाय सरप्राइज। कैसे इंटरनेट आया, कैसे पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज में डाला। आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, हमारे नॉलेज को हम बढ़ा सकते हैं इंटरनेट से। तो इट इज़ ऑल द क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट ऑल बिकॉज ऑफ सरप्राइज है ना। मतलब इंटरनेट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बीन लीनियंट इन गिविंग ऑनलाइन कंपनीज अ चांस टू फ्लरिश इन चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो। तो गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उसको एक चांस दिया है कि वो अपने बिजनेस सिनेरियो में आए। तो इंटरनेटर्स ऑनलाइन ये एक कंपनी है
इज़ एन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव बाय अ ग्रुप ऑफ यंग इंजीनियर्स। तो यंग इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने ये एक बिजनेस शुरू किया है, इंटरनेटर्स ऑनलाइन। द कंपनी प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज़ है। तो ऐसे ही इन्होंने भी सोचा कि हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन। मैनी न्यू फर्म्स हैव ऑल्सो एंटर्ड आफ्टर सीइंग देम एंटर दिस मोड ऑफ बिजनेस। ये जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने का जो बिजनेस है, जैसे ही ये ग्रुप आया इस बिज़नेस में, वैसे ही बहुत सारे दूसरे भी कंपनीज इस बिज़नेस में आनी शुरू हो गई। दीज आर फॉरेन बेस्ड, ठीक है। द बिजनेस फर्म्स डीलिंग इन ऑनलाइन बिजनेस नो दैट इन टूडेज वर्ल्ड कस्टमर्स हैज़ मैनी ऑप्शंस। यहाँ पर जो ऑनलाइन बिजनेस में जो कंपनीज डील करती है, उनको ये पता है कि कस्टमर के पास ढेर सारे ऑप्शंस है। फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, तो जहाँ से कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। द कस्टमर इज़ नो मोर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल कंपनी फॉर द प्रोडक्ट दे रिक्वायर। कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसे एक सिंगल कंपनी पर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सारी कंपनी के पास जा सकती है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड मार्केट्स। तो मार्केट्स जो है इंडिया में या कौन सी भी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। द फर्म सेलिंग विथ मोनोपोली इन द मार्केट आर द स्टोरीज ऑफ द पास्ट। अब वो दिन नहीं रहे, दैट इज़ पास्ट दोस्तों। अब वो दिन नहीं रहे जब कोई भी कंपनी मोनोपोली के साथ कोई भी प्रोडक्ट को सेल करती है। आई होप आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि मोनोपोली इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट, है ना, जहाँ पर एक सिंगल सेलर होता है एंड ही इज़ सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, ही इज़ हैविंग कंट्रोल ओवर द मार्केट। सो अब वो दिन नहीं रहे दोस्तों जब वहाँ पर मोनोपोली हुआ करती थी। द प्रोडक्ट इन द मार्केट आर गोइंग थ्रू मैनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। दिनों दिन इनोवेशंस होते ही जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते ही जा रहे हैं। द कंपनी आर ट्राइंग टू गिव वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। द कंपनी इज सेलिंग। अब हम अगर बात करें ये इंटरनेटर्स कंपनी की, तो ये अभी फ़िलहाल 200 प्रोडक्ट सेल करती है ऑनलाइन, और इसने सोचा है कि अपने प्रोडक्ट्स जो वो सेल करती है उसे बढ़ाने का सोचा है। बस बट फिर उसने रियलाइज़ करा कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट उनकी टेरिटरी में सेल करने में अलाउ नहीं करती है। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब इसका मेन क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई 3 इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड आइडेंटिफाई द बिजनेस डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन तो हमें पता ही करना है, उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी का जो इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस और इंडस्ट्री पे, हमें ये भी बताना है। तो द इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉलिसी आर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि गवर्नमेंट जो कस्टमर्स है उनके पास एक सिंगल कंपनी नहीं है जिस पर वो डिपेंडेंट रहे, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है, एंड मोर डिमांडिंग कस्टमर्स भी बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, वाइड स्प्रेड मार्केट हो गए हैं इकोनॉमी में। तो ये इम्पैक्ट है पॉलिसी का। और यहाँ पे हमें कौन सा डायमेंशन दिखता है दोस्तों, हम जानते हैं कि देयर आर 5 डायमेंशंस। सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सेल करने में अलाउ नहीं किया है। सो वी कैन से दैट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू लॉज। तो लीगल इन्वायरमेंट है दोस्तों यहाँ पर। एंड द प्रोडक्ट्स द कंपनी इज सेलिंग आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, सो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कौन सा इन्वायरमेंट हुआ, कौन सा डायमेंशन हुआ दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन। आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द 4th क्वेश्चन इज, with the abolition of licensing requirements the company has decided, एक कोई तो भी कंपनी है जिसने डिसाइड किया है कि न्यू इंडस्ट्री में वो एंटर करेगी, ठीक है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इज मेकिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स ईजियर। बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट
जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो भी अब आसान हो गया है. द कंपनी हैज़ लॉस्ट इट्स फुट होल्ड इन द प्रीवियस इंडस्ट्री इन विच वंस इट वॉज अ लीडर. पहले जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती थी वहाँ पर वो बहुत ही लीडर टाइप काम करती थी, लेकिन कुछ कारणवश उसका जो लीडरशिप है वो ख़त्म होने लग गई. ठीक है, तो उसने सोचा कि अब न्यू इंडस्ट्री में एंटर करना होगा. ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ अ प्रोजेक्ट विच द कंपनी हैज़ अंडरटेकन इन अ विलेज. एक गांव में ये जो इसका जो लीडरशिप कम हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि कंपनी ने एक गांव में एक प्रोजेक्ट लाया था जिसे अपोज किया गया. ऑल द विलेजर्स स्टार्टेड टुगेदर. सारे विलेजर्स एक साथ आने लग गए एंड दिस कॉट द अटेंशन ऑफ मीडिया. देयर वर प्रोटेस्ट एंड दिस रिजल्टेड इन क्लोजर ऑफ प्लांट. तो विलेज में जो प्लांट था वो बंद हो गया. द कंपिटिटर वॉन्टेड टू गेन फ्रॉम दिस सिचुएशन. अब कंपिटिटर्स ने भी नहीं छोड़ा. कंपिटिटर्स ने क्या सोचा, ये कंपनी तो गई, अब क्यों ना मैं इसका एडवांटेज ले लूँ. दे स्टार्टेड देयर विगरस एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर बिजनेस आउटपुट. कंपिटिटर्स ने अपना बिजनेस आउटपुट कैसे भी करके इंक्रीज करने का सोचा. The company knows that all the inputs from the outside environment and they have to be converted into यूज़फुल या सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, है ना. तो कंपनी को ये पता है दोस्तों कि जितने भी इनपुट्स कंपनी को मिलते हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट से मिलते हैं एंड उनको अच्छे यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है दोस्तों, कंपनी का काम है. ठीक है. 5 years back the company used to make the product which used to suit the production requirement. जो भी production requirement होती थी उस हिसाब से कंपनी products बनाती थी. ये 5 साल पुरानी बात है. Now it has decided to produce products as per the needs of the potential customers. जो कस्टमर की नीड्स है दोस्तों, जो कस्टमर की नीड्स है, अब उसने सोचा है कि कस्टमर की नीड्स के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होगा. द कंपनी इन्वेस्ट अ लॉट इन इट्स एम्प्लॉयज़ को भी स्किलफुल बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी ने बहुत इन्वेस्ट किया है सो दैट दे कैन मीट देयर बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस विच कुड सेटिस्फाई कस्टमर्स. एम्प्लॉयज़ को भी वेल ट्रेन किया है ताकि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट हो सके, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पर है. ठीक है. तो जो फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की वहीं से हमें पता चल जाता है कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शन, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शन कि हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर जो लाइसेंस है उसकी रिक्वायरमेंट अब ख़त्म कर दी गई है. तो रिस्ट्रिक्शन में रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करी गई है. तो मतलब कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ दोस्तों, लिबरलाइजेशन. तो इसके इम्पैक्ट्स भी हमें यहाँ पर बताने हैं. तो इम्पैक्ट ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने डिसाइड किया कि अब जो कस्टमर्स है उनके हिसाब से ही प्रोडक्शन करना है. सो दैट इज़ कॉल्ड दोस्तों मार्केट ओरिएंटेशन, जहाँ पर हम कस्टमर की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ना कि एज पर द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स. कस्टमर इज़ इम्पॉर्टेंट दोस्तों. हम सब जानते ही है कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. तो उनके हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है एंड दैट इज़ नोन एज मार्केट ओरिएंटेशन. और यहाँ पे कंपनी ने बेस्ट स्टैंडर्ड्स देने के लिए क्या करा है, एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन किया है, इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी. सो देयर इज़ अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड दोस्तों यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होनी है. सो चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन. चले बढ़े आगे. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज शक्तिशाली स्टील. Shaktishalli Steel is a steel manufacturing company. The owner brother is a director in a PSU. तो ये शक्तिशाली स्टील का जो ओनर है उसका जो भाई है वो एक डायरेक्टर है इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिट. He advises his brother to make his company run properly.
अदरवाइज दे कैन फेस द सेम रिजल्ट विद द लेस परफॉर्मिंग PSU हैव फेस्ड। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रदर ने अपने भाई को ये सलाह दी है कि आप अच्छे से परफॉर्म करिए, यू शुड रन योर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रॉपरली, नहीं तो जो सिक यूनिट्स होते हैं उनकी तरह आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। द PSU नाउ हैव चेंज एंड ट्राइंग टू जनरेट हाई रेवेन्यूज फॉर देयर ओन फंक्शनिंग। तो यहाँ पर क्या है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि कैसे ना कैसे करके हम हमारे रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से फंक्शन कर सके, ऑपरेट कर सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है दैट हैज़ डिक्लाइन। इन द अबाउ पैरा विच इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस हैज़ बीन हाईलाइटेड। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है, यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट जो है वो कम कर दिया है। सो विच इम्पैक्ट इज दिस दोस्तों, दिस इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट देना कम कर दिया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कौन सा इम्पैक्ट हुआ दोस्तों, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको एक तो इम्पैक्ट्स याद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इम्पैक्ट्स को अच्छी तरह से याद कीजिए, ठीक है। एक बार देख लिया जाए कितना मिनट हो गया है, 31 मिनट्स हो गए हैं, कोई बात नहीं, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए 6th क्वेश्चन पे आए। आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगर नहीं है तो मेरे वीडियो को एक बार वापस देखिए, मेरे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग टू अलाउइंग the government of India is seriously thinking of allowing the oil marketing PSU to fix their own prices, ठीक है, फॉर पेट्रोल एंड डीजल। तो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने उनको बोला कि भैया अब तुम्हारे जो प्राइजेस फिक्स करते हो तुम अपने हिसाब से करो पेट्रोल एंड डीजल के। विच इकोनॉमिक रिफॉर्म इज़ द रीज़न फॉर दिस चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला है कि अपने प्राइजेस आप खुद सेट करो पेट्रोल एंड डीजल के, सोचिए दोस्तों, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि ये जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, गवर्नमेंट इसको अपना इंडिपेंडेंस देना चाहती है कि वो अपने खुद से काम करे, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम करना शुरू करती है। तो यहाँ पे जो हमने केस स्टडी पढ़ी, यहाँ पर हमें ये समझ आया कि गवर्नमेंट ये चाहती है दोस्तों कि जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, एंड ये तभी हो सकता है जब प्राइवेटाइजेशन हो। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपना इनिशिएटिव लेना सिखाना चाहती है, ठीक है। तो दैट आंसर इज़ प्राइवेटाइजेशन। चलिए आई होप आपको क्लियर है। The 7th question is zero effect, zero defect, ZED. Zero effect, zero defect is a slogan coined by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, with reference to Make in India initiative launched by the government. दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंडिया में चल रहा है, जिसका स्लोगन क्या है, ज़ीरो इफेक्ट एंड ज़ीरो डिफेक्ट। The slogan reflects the efficiency of production process. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए उसको ये वाला स्लोगन बताता है। द प्रोडक्ट हैज़ नो डिफेक्ट, यहाँ पर क्या, ज़ीरो इफेक्ट एंड ज़ीरो डिफेक्ट, मतलब सबसे पहले ज़ीरो डिफेक्ट की यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी ज़ीरो डिफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट, ठीक है।
and the process by which they are made has zero environmental and ecological effect. environment पे भी, हमारी प्रकृति पे भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, that is zero effect. so zero defect means the product should be perfect. जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो परफेक्ट होना चाहिए. एंड ज़ीरो इफेक्ट मतलब प्रकृति पे, सोसाइटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो ये जो मॉडल है, द ZED मॉडल एम्स टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है. इंडिया वैसा होना चाहिए पूरे दुनिया का. एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड बाय द ग्लोबल मार्केट. यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए. Moreover, before the initiative was launched, the limits of foreign direct investment in various sectors have been relaxed. तो जब इनिशिएटिव शुरू हुआ उससे पहले जो वेरियस कंपनीज यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है उसकी लिमिट भी थोड़ी रिलैक्स कर दी गई, थोड़ी कम कर दी गई. द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस वॉज मेड अवेलेबल ऑनलाइन. जितनी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के लिए एप्लीकेशन देनी होती है उसको ऑनलाइन बना दिया गया. और जो लाइसेंस की वैलिडिटी है वो भी 3 साल तक इंक्रीज कर दी गई. वेरियस अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स वर ऑल्सो रिलैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे फ्रीडम की बात की जा रही है. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं NEP 1991 दैट आर बीन रिफर्ड. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात की जा रही है. ये रहा हमारा मेक इन इंडिया का शेर. ठीक है. तो द कंपोनेंट ऑफ NEP रिफर्ड हियर आर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को कम करने की बात की जा रही है. लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को क्या बोला गया है कि एक तो जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है FDI, जो हमारे FDIs हैं उनको भी, उसकी लिमिट को भी रिलैक्स करना है, उसमें फ्रीडम देना है. ठीक है. लाइसेंस को भी ईजीली अवेलेबल कराना है. तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं फ्रीडम से रिलेटेड है, लिबरल होने की बात की गई है. तो दैट इज़ लिबरलाइजेशन. एंड द सेकेंड इज़ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन कैसे दोस्तों? ताकि हमारा जो इंडिया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके पूरी दुनिया का, और हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे हम एक्सपांड करें. इसीलिए यहाँ पर है ग्लोबलाइजेशन. ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट वांट्स टू रेज 56,500 crores फ्रॉम द सेल ऑफ स्टेक इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17. एक्सप्लेन द रिलेटेड कंसेप्ट. दोस्तों ये जो मैंने आंकड़ा लिया है ये ऐसा ही आंकड़ा है, कोई असली में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है. ठीक है. तो ये दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू अ केस स्टडी, ताकि आपको कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो. द गवर्नमेंट वांट्स टू रेज, तो गवर्नमेंट को 56,500 crores रेज करने हैं. वो कैसे करेगी? जो उनकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, तो वहाँ पर वो क्या करेगी? अपने स्टेक को, स्टेक मतलब दोस्तों ओनरशिप, यहाँ पे होते हैं ना स्टेक होल्डर्स कि किन किन लोगों की ओनरशिप है किसी भी एंटरप्राइज में, वैसे ही तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने स्टेक को, अपनी ओनरशिप को, अपने पार्ट ओनरशिप को, अपने पार्ट के ओनरशिप को वो सेल कर रही है, यानी कि कम कर रही है. तो एक्सप्लेन द रिलेटेड कंसेप्ट. दोस्तों यहाँ पर हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट. क्या हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या दोस्तों? इट रिफर्स टू ट्रांसफर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज थ्रू डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस. यानी कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो ओनरशिप होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देना, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट.
तो यहाँ पर ही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गवर्नमेंट अपने स्टेक को सेल कर रही है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में, जो उसका स्टेक है उसे वो सेल कर रही है, एंड दैट इज़ नोन एज दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। सो आई होप आपको ये सारी केस स्टडीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जब हम पूरे चैप्टर जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की है, उनकी केस स्टडीज़ पे हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे मुझे एक दो बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो आपको सारे डायमेंशंस याद होने चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है वो याद होना चाहिए कि लीगल डायमेंशन में क्या आता है, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड जितने भी हमने डायमेंशंस पढ़े उसमें जो भी आता है वो आना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो रिफॉर्म्स थे उनको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ ऐसी की टर्म्स होती है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको आना चाहिए। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट है बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड कस्टमर्स पे, वो भी आपको याद होना चाहिए। तब आप इजीली, बिल्कुल इजीली इस चैप्टर की केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज माय टिप टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो प्लीज़ स्टे एट होम एवरीबडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस। थैंक यू।